नमस्कार एवरीवन। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मैं पॉइंट पे आता हूँ। टॉपिक हमारा चल रहा था राष्ट्रवाद का उदय। एक क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हमने राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के उदय होने के कारणों को हमने विस्तार से समझा। अभी तक वो क्लास आपने नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को देखें ताकि ये क्लास आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। बाकी डायरेक्ट भी इसको देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। राष्ट्रवाद का उदय किन कारणों से हुआ वो सब हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने एक बात आपके साथ ये भी शेयर की थी कि कुछ संस्थाओं का भी योगदान था। और संस्थाओं का जब नाम आता है तो कांग्रेस का नाम जरूर आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का निर्माण से पहले भी कुछ संस्थाओं की स्थापना हुई होगी? मैंने आपसे पहले वाले सेशन में भी ये कहा था कि परिवर्तन एकाएक नहीं आता है, धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होती है और फिर लोगों को भी समझ में आती है। जैसे हम हमारे ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम कंपटीशन की तैयारी करना जब स्टार्ट करते हैं, फिर हो सकता है आप में से कई विद्यार्थी ऐसे होंगे कि 2-3 एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होते हैं। फिर उसके बाद हम कमियों को देखते हैं कि यहाँ पे ये दिक्कत है, मुझे ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो वैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले कई संस्थाओं की स्थापना हुई। तो पहले हम उनको कवर करेंगे, फिर कांग्रेस के बारे में भी हमारी चर्चा रहेगी। ठीक है, चलिए तो फिर अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट ग्रेड का नया सिलेबस है, ये सब आपने देख लिया होगा। और इन सब टॉपिक के टॉपिक वाइज अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पे सबके टेस्ट अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, आप ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और नाम मात्र के शुल्क पर ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि है ओनली 50 रुपीज़। तो आप गुणवत्ता को ज़रूर चेक करें। ठीक है, ऐप डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, उसमें आप फर्स्ट ग्रेड पर क्लिक करें। यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो फिर ये इस तरह का एक टेस्ट सीरीज का आपको लिंक दिख जाएगा, वहाँ से आप फ्री टेस्ट देके गुणवत्ता को जरूर चेक करें। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी है उसको हम समझते हैं, फिर इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर हम चर्चा करेंगे जिसकी स्थापना 1885 में हुई है। उसका अध्यक्ष कौन था, किन परिस्थितियों में निर्माण हुआ, उद्देश्य क्या है, सब कुछ हम बहुत विस्तार से समझने वाले हैं। पहले हम संस्थाओं को समझने का प्रयास करते हैं कि इनके क्वेश्चन किस प्रकार से परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, विभिन्न संस्थाओं की स्थापना, राजनीतिक चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया इन संस्थाओं ने। अब देखिए ये संस्थाएं कौन कौन सी है। जैसे एक नाम सुना होगा आपने लैंड होल्डर्स सोसाइटी का, एक आपने नाम सुना होगा ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। सब पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक, जो कि हमारी आरबीएससी की किताबों में दिया है, एनसीईआरटी की किताबों में दिया है, और बहुत सिस्टमेटिक वे से हम सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों। लैंड होल्डर सोसाइटी क्या है, ये सोसाइटी क्यों स्थापना हुई, कब स्थापना हुई, कहाँ पर? तो देखिए इसकी स्थापना हुई है 1838 ईस्वी में। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? कोलकाता में हुई है, जिसको कलकत्ता बोलते थे हम पहले। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, लैंड होल्डर सोसाइटी की, यह मूलतः जमींदार वर्ग का संगठन था। दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखनी है, स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल कि क्या ये जनता का संगठन था क्या? तो ये क्या है, मूलतः जमींदार वर्ग का संगठन था। ठीक है, यह यूरोप के बुर्जुआ वर्ग के संगठनों की भांति भारत का प्रथम पहला राजनीतिक संगठन था। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था। तो लैंड होल्डर सोसाइटी, ये मैं नहीं कह रहा,
आप आरबीएससी की किताबें देखेंगे तो वहां पे भी ये लाइन आपको डायरेक्ट मेंशन मिलेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लैंड होल्डर सोसाइटी के सदस्यों के बारे में हम बात करें, इसके प्रमुख सदस्यों में दोस्तों प्रसन्न कुमार ठाकुर, आप देख रहे हो ठाकुर आ रहा है नाम के आगे, जमींदार वर्ग का संगठन था, तो ये भी हमें कहीं ना कहीं इसी बात की ओर इंगित करता है। उसके बाद राधाकांत देव, द्वारकानाथ ठाकुर, ठाकुर की जगह हो सकता है आप किताबें पढ़ेंगे तो टैगोर भी आपको नाम देखने को मिल जाए, तो ठाकुर कहो टैगोर कहो, बात एक ही है, द्वारकानाथ ठाकुर आदि थे सदस्यों में। ठीक, नेक्स्ट, लंदन में 1839 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। ठीक बात है। तब लैंड होल्डर सोसाइटी ने उससे संबंध स्थापित कर लिया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी लंदन में 1839 में, तो लैंड होल्डर सोसाइटी ने इसे संपर्क स्थापित कर लिया था। क्यों भैया, क्यों संपर्क स्थापित किया? क्योंकि हमारे भारत के जो मुद्दे हैं वो पहुंचाने तो हमें इंग्लैंड में है ना, तो वहां के किसी संगठन को तो सेट करना पड़ेगा। इसीलिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन से संपर्क स्थापित किया। क्यों स्थापित किया? इन्होंने ब्रिटिश संसद में अपनी बात को रखकर ब्रिटिश जनमत को अपने पक्ष में रखने का प्रयास किया था। किसने? लैंड होल्डर सोसाइटी ने। तो ये दो तीन बातें आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। वापस रिपीट कर देता हूँ। स्थापना 1838, कोलकाता, जमींदार वर्ग का ये संगठन था, भारत का पहला राजनीतिक संगठन। इसके सदस्यों में दोस्तों प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव और द्वारकानाथ ठाकुर। ठीक है। उसके बाद ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से। ये ध्यान रख लेना, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था। ठीक है। द्वारकानाथ टैगोर ने, देखिए किसके सुझाव पर इसकी स्थापना की थी, तो ध्यान रखिए ये नाम, थियोडोर डिकेंस की सजेशन पर। जमींदारों के अधिकार व हितों की रक्षा करता था ये संगठन। ठीक है। सोसाइटी ने 1843 में थॉम्पसन नामक प्रभावशाली वक्ता को वेतनिक एजेंट के रूप में नियुक्त किया था भाई इंग्लैंड में, ताकि भाई ये अपनी बात रखें वहां पर। कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन ये थॉम्पसन का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका नाम आगे आने वाला है अगली स्लाइड में। उम्मीद है लैंड होल्डर सोसाइटी आपको समझ में आ गई होगी। 1838 कोलकाता, जमींदार वर्ग का संगठन था, प्रसन्न कुमार, राधाकांत देव, द्वारकानाथ ठाकुर और भारत का पहला राजनीतिक संगठन। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। देखिए मैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बातें कर रहा हूँ ताकि क्लास आपकी लंबी भी ना हो और सीधी बात नो बकवास। ठीक है। अगला संगठन देखेंगे जो कि कांग्रेस से पहले स्थापित हुआ और जिन्होंने राजनीतिक चेतना जगाई जनता में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। कब स्थापना हुई? वही 1843 में। देखिए मैं सीक्वेंस में आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, 1838 फिर ये 1843 को, वही कोलकाता में ही इसकी स्थापना हुई दोस्तों। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज थॉमसन। और इसके सचिव का नाम था प्यारी चंद मित्र। कहीं पे हो सकता है किताबों में प्यारे चंद्र मित्र भी मिल जाए, लेकिन कहीं पे प्यारी चंद भी मिलता है। तो ये सचिव थे और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज थॉमसन, और इनके प्रयासों से ही इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1843 में। यह भी लैंड होल्डर सोसाइटी के समान ही भारतीयों एवं गैर सरकारी अंग्रेजों का संगठन था। इसमें उच्च मध्यम वर्गीय लोग थे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के मंच से ही भारतीयों ने राजनीतिक शिक्षा का पहला पाठ पढ़ा। अब मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ समझाने का कुछ है नहीं, बाकी ये देख लेना। 1843 कोलकाता, जॉर्ज थॉमसन इसके अध्यक्ष थे, इन्हीं के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई। ठीक है जी। अब देखिए बंगाल में क्या हो रहा है। कोलकाता बंगाल में 1843 तक दोस्तों दो संगठन हमारे सामने उभर कर आ गए। 1843 तक बंगाल में दो संगठन। एक नाम आता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जो कि ये किसका संगठन है? धनिकों का। मैंने कहा जमींदार वर्ग, अभी आपके सामने बात लिखी थी, मूलतः जमींदार वर्ग का संगठन था।
मैं देखिए शब्दों पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब आरपीएससी का जो पेपर बनाने का जो स्तर है ना, वो ऐसे नहीं है कि भी इसकी स्थापना कब हुई कहाँ हुई। अब आपको गहराई में उतरना पड़ेगा, टॉपिक को समझना पड़ेगा कि मूल भावना क्या है संगठन की, शब्दों का मतलब भी आपको समझना पड़ेगा। लैंड होल्डर सोसाइटी किसका संगठन था? धनिकों का। जबकि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये पढ़े लिखे लोगों का संगठन था दोस्तों। तो 1843 तक बंगाल में ये दो संगठन बन गए थे। ठीक है, इनकी बातें मैंने नोट्स के फॉर्मेट में ब्रीफ में आपको समझा दी है। पीडीएफ की चिंता करना मत। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? पीडीएफ के लिए ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पे फर्स्ट ग्रेड पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद फिर ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, वहीं पे एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री में अवेलेबल करवा दिया जाएगा जिससे आप अपने नोट्स बना पाए। ठीक है, दो संगठन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद अगली बात दोस्तों, अब देखिए, एक संगठन है लैंड होल्डर सोसाइटी जो कि बना 1838 में। उसके बाद बना बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो कि कब बना? 1843 में, 1838 में। अब इन दोनों को कर दिया हमने मर्ज। ये लो भैया, प्लस कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये लीजिए। इन दोनों को मिला के किसका निर्माण हुआ? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का। और ये कब हुआ? 1851 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? राधाकांत देव। सचिव कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर। टैगोर की जगह ठाकुर भी मिल सकता है क्योंकि भैया ये संगठन भी जमींदार वर्ग का ही संगठन है, ठाकुरों का ही संगठन है। क्योंकि ये राधाकांत देव नाम अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भी था, ये देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी में राधाकांत देव, तो ये ठाकुर लोग हैं भैया, बड़े लोग हैं, है ना। अच्छा जी, तो अब हमने दोनों को मर्ज कर दिया और 1851 में क्या बना दिया? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और इसी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का पत्र था हिंदू पैट्रियट। ये नाम आपको सुना हुआ लग रहा होगा। अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद उदय होने के कारण, तो वहाँ पे इस पत्र का जिक्र मैंने किया था, हिंदू पैट्रियट। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल मैंने इंडियन हिस्ट्री की ये सीरीज स्टार्ट कर दी है, जो आपको यूट्यूब पे इसके वीडियोस मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल इनको आप सिस्टम से देखते रहिए, भी पहला दूसरा सीक्वेंस से आप देखेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर आप जरूर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक भी जरूर दें ताकि मुझे भी पता चलता रहे। तो अब हमने दोनों को मर्ज कर दिया, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना दिया, स्थापना कर दी 1851 में। इसके अध्यक्ष कौन? राधाकांत देव। सचिव हो गए देवेंद्र नाथ ठाकुर, जो कि आप जान चुके हैं। यह नव भारतीय जमींदारों का संगठन था। देख लीजिए, शब्दों पे गौर करें आप। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भाई ये दोनों ठाकुर लोग ही हैं। नव भारतीय जमींदारों का संगठन था। ठीक है, इसे व्यापक रूप देने के लिए इसमें व्यापारी एवं नवीन बुद्धिजीवियों को स्थान दिया गया। भी चलो ठीक है, ठाकुरों के साथ साथ अब व्यापारी बुद्धिजीवी वर्ग को भी शामिल कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण 1853 ईस्वी में होना था। इसने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने का प्रयत्न किया। तीनों प्रेसिडेंसियों में संगठन बनाकर स्मृति स्मृति पत्र दिए गए। भाई चार्टर बनने वाला था 1853 में, तो भाई इनकी जो भी मांगे थी, जो भी सुधार थे, तो उनको अवगत करवाया। तो धीरे धीरे जन जागृति का कार्य चल रहा है दोस्तों, अचानक से परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं, याद दिला रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851। इस संस्था ने भारत के प्रशासन में भारतीयों को सम्मिलित करने की मांग की। भारत के प्रशासन में भारतीयों को सम्मिलित करने की मांग की। इसने ब्रिटिश संसद में मांग की कि ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जाए जो विधानसभाओं में कार्य करें और इनमें भारतीयों के प्रतिनिधि हो। समझ रहे हो, धीरे धीरे जन जागृति आप देख रहे हो। इंडियन एसोसिएशन बन गया, पहले जमींदार वर्गों के ही संगठन थे, अब यहाँ पे व्यापारी वर्ग को भी सम्मिलित किया जा रहा है, बुद्धिजीवियों को स्थान दिया जा रहा है। ठीक है,
भारत के प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने की मांग ये संगठन कर रहा है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो कि कब बना, 1851 में। देखिए मैं बार बार इसलिए बोलता रहूंगा इनको ताकि ये क्लास में ही आपको याद हो जाए। अच्छा जी, ठीक है। इस एसोसिएशन के प्रमुख प्रसिद्ध सदस्यों में व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि ये कौन है, जो आगे चलकर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। रमेश चंद्र दत्त बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मनमोहन घोष, कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रमुख भारतीय बैरिस्टर वकील। तो ये इस एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे, तो इनका नाम भी ध्यान में रखें आप, व्योमेश चंद्र बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, मनमोहन घोष। अब देखिए केवल क्लासेस से काम नहीं चलेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ लीजिए, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो गलतियां होगी, और प्रैक्टिस इतनी दबा के करनी है कि 100-150 क्वेश्चन हर टॉपिक के हमें सोल्व करना है, तभी व्याख्याता में आप स्थान बना पाओगे। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करनी है आपको हर हालत में। और सिलेक्शन हमारा इसीलिए नहीं होता है कि हम कहीं ना कुछ कमी छोड़ते हैं, हमें सही गाइडेंस हमें नहीं मिलती है, मॉक नहीं लगाते हैं, हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाते हैं, टाइम पे रिवीजन नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप तार्किक रूप से सोचेंगे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो इनमें से कुछ ना कुछ कारण आपको मिलेगा, लेकिन हम दोष देते हैं किसको, किस्मत को, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद सोचिए कि अभी तक आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। कहीं ना कहीं रीज़न आपको, भाई खुद से इंसान झूठ थोड़ी बोल सकता है, उसको पता है कि हाँ मैंने कितनी पढ़ाई की थी, कितनी प्रैक्टिस की थी। खैर चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो प्रैक्टिस करनी है, केवल थियोरिटिकल पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया हमारा संगठन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अभी तक का मैं वापस याद करवा देता हूँ आपको। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 कलकत्ता। फिर उसके बाद संगठन बना हमारा दूसरा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, वही कलकत्ता में। फिर दोनों को कर दिया भैया हमने मर्ज, ये लो, और 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना दिया। ये इसके सचिव थे, ये अध्यक्ष थे, ये संगठन है, इसकी ये मांगे हैं, और ये इसके सदस्य हैं। यहाँ तक हमने चर्चा कर ली। अब एक नया एसोसिएशन हमारे सामने आता है, जो कि आता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई। स्थापना लंदन में हुई दोस्तों, और कब हुई, 1 दिसंबर 1866 को। और किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुई। दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो 1866 में कर दो भैया स्थापना इसकी, कर दी साहब। इसका उद्देश्य उचित उपायों द्वारा भारत की भलाई करना था। यह ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों की जानकारी देती थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं। 1873 ईस्वी में जब दादा भाई नौरोजी बड़ौदा के दीवान बनकर भारत आ गए, तब अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारियों ने इस संस्था पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। भाई अंग्रेज तो दबाना ही चाहेंगे कहीं ना कहीं। दादा भाई नौरोजी का जो प्रख्यात मतलब ये प्रख्यात आर्थिक विचारक थे दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान रखें आप इस बात को भी। इन्होंने अपने लेखन द्वारा सिद्ध किया कि भारत की गरीबी के कारण अंग्रेजों द्वारा भारत का शोषण और यहाँ का धन ब्रिटेन भेजना था। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने ही दिया है दोस्तों। ये आर्थिक विचारक थे। ठीक है ना, ध्यान रखें आप इस बात को। और इन्होंने ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में स्थापित कर दिया था। ठीक है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम भी परीक्षा में पूछा जाता है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मेरे ख्याल से ये पुस्तक का नाम आप ऑलरेडी जानते होंगे। मैं बताया कि भारत के धन का निष्कासन किस प्रकार यूरोप में हुआ। तो ये भी आता है प्रश्न, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और इनको भारत का पितामह पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे थे। हालांकि ये हम आगे पढ़ेंगे, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम पढ़ेंगे तब विस्तृत चर्चा हमारी रहेगी। तो उम्मीद है यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम एक रिवीजन ले लेते हैं। 4 संगठनों पर अभी तक हमने बात की। पहला संगठन
जो कि 1838 में कौन सा, लैंड होल्डर सोसाइटी। फिर उसके बाद 1843 में बंगाल, क्या था, बंगाल ब्रिटिश, ये लीजिए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दोस्तों 1851 में एक संगठन पढ़ा, और उसके बाद लेटेस्ट हमने दादा भाई नौरोजी वाला 1866 में पढ़ा। अब दिमाग पे जोर डालिए कि 51 वाला कौन सा था, 66 वाला कौन सा था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। चलो, 4 संगठन हमने पढ़ लिए हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक कौन भैया, गणेश वासुदेव जोशी थे, जो इसके सचिव थे। सक्रिय सदस्यों में एस.एन. साठे, एस.एन. चिपलुणकर और महादेव गोविंद रानाडे थे। उद्देश्य क्या था इसका, पूना सार्वजनिक सभा का, सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करना था। इसे पश्चिम भारत के प्रगतिशील लोगों का प्रमुख संगठन माना जाता था। तो ये इसकी स्थापना कब हो गई, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में इसकी स्थापना हो गई। ठीक है, आ जाओ सर, आगे बढ़ते हैं। पूना सार्वजनिक सभा ने बंबई प्रेसिडेंसी में राजनीतिक चेतना का विकास कर जनता को संगठित किया। इस संस्था के सदस्य अपनी सभाओं में देश की दयनीय दशा का चित्र लोगों के सामने रखकर उससे उबरने के उपाय बताते थे। इनकी सभाओं में कीर्तन करने वाला दल देश प्रेम के गाने गाता था। कोई नॉर्मल सी बातें हैं। इन दोनों बातों को पढ़ के आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, वही राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, जन जागृति का कार्य चल रहा है। नॉर्मल सी बेसिक सी बातें, तो ये ध्यान रख लें आप। गणेश वासुदेव जोशी 1870, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद इंडियन लीग स्थापना हो गई दोस्तों 1875 को कलकत्ता में हुई, और किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की। शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक एवं मालिक थे। ये अमृत बाजार पत्रिका का नाम इससे पहले वाले पहले वीडियो में याद है आपको, कि छापेखाने का प्रारंभ, पत्रिकाओं का योगदान, साहित्य का योगदान, राष्ट्रवाद को बढ़ाने में, वहां पे नाम आया था इसका, अमृत बाजार पत्रिका। तो इससे संबंधित व्यक्ति कौन हो गए, शिशिर कुमार घोष। नाम ध्यान रखें आप। इसके अस्थायी अध्यक्ष इंडियन लीग के शंभूचंद मुखर्जी थे। इस संस्था का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाना और राजनीतिक शिक्षा देना था। तो इंडियन लीग कब हो गई भाई साहब, 1875 में हो गई। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा हो गई। 1866 में दादा भाई नौरोजी वाली ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। फिर 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी। ये रही आपके सामने। ये कांग्रेस से पहले के संगठन है जिन्होंने राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य किया। तो यहां तक हम पहुंच गए हैं दोस्तों, इंडियन लीग तक 1875। और कौन है इसके, शिशिर कुमार घोष। ठीक है जी, आ जाओ सर आगे। अब बात कर लेते हैं इंडियन एसोसिएशन की, और इसकी स्थापना होती है 1876 में, कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की, इंडियन एसोसिएशन की। ठीक है, यह संस्था संपूर्ण भारत को संगठित कर एक मोर्चा बनाना चाहती थी। अब देखिए, समझिए मेरी बात को। अब देखिए, हमारे देश के विभिन्न कोनों में आप देख रहे हो इंडियन लीग बन गई है, पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। इसके अलावा कलकत्ता बंगाल में अलग संगठन बन रहे हैं। देश के कोने कोनों में आवाज उठ रही है, राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। सभी कहीं ना कहीं अपनी मांगों को उठा रहे हैं कि भारतीयों का शोषण किस प्रकार से बंद हो। तो आपको नहीं लगता कि मुद्दे सभी के एक ही हैं? तो फिर इन बुद्धिजीवी वर्ग ने सोचा कि हम क्यों ना एक अखिल भारतीय स्तर पे एक ऐसा संगठन बनाते हैं। भाई, हम सबकी बातें एक ही है, और हम सब एक जगह आके अपनी बात रखेंगे तो उसमें ज़्यादा दम दिखेगा। सीधी सी बात है। जैसे
हमारे राजस्थान में आप देखते हो कि कई प्रोटेस्ट होते हैं, है ना, तो वो कहते हैं ना जब आंदोलन होता है तो कि भी आंदोलन में सिर गिने जाते हैं, संख्या कितनी है। तो ये लोग कह रहे हैं कि यार हम एक अखिल भारतीय स्तर पे एक संगठन बनाते हैं और हमारी मांगे सभी की एक जैसी है, भाई सभी का मतलब तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो क्यों ना हम अखिल भारतीय स्तर पे कुछ ऐसा करें ताकि हमारा जो संदेश है, मैसेज है, वो मजबूती से पहुंचे। इंडियन एसोसिएशन 1876, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष ने की यह संस्था संपूर्ण भारत को संगठित कर एक मोर्चा बनाना चाहती थी। एक अखिल भारतीय संगठन बनाने के उद्देश्य से ही इसका नाम इंडियन एसोसिएशन रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हो आप बात को। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था इंडियन एसोसिएशन का, पहले इसके उद्देश्यों पे बात करते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न थे। पहला उद्देश्य देखेंगे आप, देश में एक सशक्त राष्ट्रीय जनमत का निर्माण के लिए प्रयत्न करना, ये तो हो गया पहला इसका उद्देश्य। ठीक है, सभी भारतीयों को सामूहिक राष्ट्रीय भावना और राजनीतिक हितों के आधार पर एक करने का प्रयत्न करना, ये दूसरा रीजन हो गया, इसका उद्देश्य हो गया, सॉरी। तीसरा, हिंदू और मुस्लिम या मुसलमानों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास करना। और चौथा, राजनीतिक आंदोलनों में जनसाधारण को सम्मिलित करना। ये इसके चार उद्देश्य हो गए दोस्तों। इंडियन एसोसिएशन, नाम ही इंडियन एसोसिएशन है। भारतीय संगठन बनाने के उद्देश्य, एक अखिल भारतीय संगठन बनाने के उद्देश्य से। और फिर यही आगे जाके दोस्तों किसका रूप ले लेता है ये संगठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये इसके उद्देश्य हो गए, जो कि बेसिक बातें आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए एक अगला पॉइंट आपको मैं समझाना चाहता हूँ। इस संगठन ने वायसराय लिटन द्वारा सिविल सेवा की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किए जाने, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, शस्त्र कानून 1878 बनाए जाने के विरुद्ध आंदोलन किया। ये लिटन के द्वारा जो जारी किया गया था ना, ये क्या नाम है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये लास्ट सेशन में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो समाचार पत्रों पे प्रतिबंध लगा दिया था, भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति उनसे छीन ली गई थी, है ना। और इसके अलावा एक और विवाद हुआ था, वो हुआ था इल्बर्ट बिल। इसकी डेट याद है आपको, 1883। मैंने आपको याद करने के लिए भी बोला था। और इस पर भी विवाद हुआ था कि भारतीय न्यायाधीश जो भी अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं रखते हैं, तो फिर भारतीयों ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर ये पारित हो नहीं पाया था। तो कहीं ना कहीं लोगों में असंतोष बड़ा इस चीज से कि यार ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल संबंधी में चले आंदोलन में इस संगठन की प्रमुख भूमिका रही थी दोस्तों, किसकी, इंडियन एसोसिएशन की, 1876। जज की आलोचना के बाद सरकार ने मई 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें 2 महीने के बाद रिहा किया था दोस्तों। ये मतलब ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया था 1883 में। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं लोग अब एक मंच पर आने के लिए बढ़ रहे हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हो गई है। ये जज का नाम था, कुछ नॉरिस नाम का जज था, उसने अवमानना का केस लगा दिया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के ऊपर, तो इनको 2 माह की जेल हुई थी। फिर ये जेल से रिहा भी हुए थे। और फिर इसके बाद जब ये सब हुआ ना, इल्बर्ट बिल विवाद हुआ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को गिरफ्तार किया गया, तो फिर इसके बाद इंडियन एसोसिएशन ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, और जिसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। कुछ किताबों में आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ही आपको मिलेगा, कहीं पे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आपको मिल सकता है, ठीक है ना। इंडियन एसोसिएशन ने देश के विभिन्न एसोसिएशन एवं व्यक्तियों को लेकर 29-30 दिसंबर 1883 को, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसका परिणाम है, जब सब लोग इंडियन एसोसिएशन से जुड़े, अखिल भारतीय स्तर पर आना चाहे कि हमें अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन बनाना चाहिए। इल्बर्ट बिल विवाद हुआ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को गिरफ्तार किया गया,
तो फिर एक निर्णय हुआ कि भी एक हम एक सम्मेलन करते हैं। तो ये सम्मेलन ही है एक तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस। कब हुआ? 1883 में हुआ। कांग्रेस की स्थापना होने वाली है, बस थोड़ा सा समय बाकी है, 85 तक हम आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 19 से 30 दिसंबर 1883 को रामतनु लाहिड़ी की अध्यक्षता में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। ये जो रामतनु लाहिड़ी का नाम है ये आरबीएससी की बुक में ही लिखा हुआ है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि कुछ किताबें सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम भी मेंशन करती है, कहीं पे मोहनदास का भी नाम है। तो बाकी ये रामतनु लाहिड़ी का नाम आरबीएससी में मिलता है हमें। तो ये अधिवेशन हो गया 1883 में। अच्छा जी, आगे चलता हूँ मैं। उसके बाद इसमें बंगाल के अतिरिक्त अहमदाबाद, मद्रास, उत्तर भारत के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस प्रकार एक संयुक्त अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की दिशा में यह प्रथम प्रयास था। भाई हमारे उद्देश्य एक हैं, मांगे एक हैं, तो क्यों ना अब हम सब मिलके, अब देखिए देश के विभिन्न कोनों से प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे, अहमदाबाद, बंगाल, मद्रास, उत्तर भारत के प्रतिनिधि, समझ गए आप? तो ये थी दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख स्तंभ कौन थे? वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो इस कॉन्फ्रेंस के प्रमुख स्तंभ थे। इसके समापन के पश्चात नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था दोस्तों। ये 1886 की बात है। भाई 85 में कांग्रेस बनी, फिर 86 में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो संगठन था ये कांग्रेस में ही मिल गया था। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। और देखिए इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में और क्या हुआ। इस सम्मेलन में सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में लिए जाने एवं इसमें बैठने की आयु सीमा बढ़ाने, भारत में प्रतिनिधि विधानसभाओं की स्थापना करने आदि के संबंध में चर्चा हुई दोस्तों। भाई अब सिविल परीक्षा है वो भारत में ही लो ना, आयु सीमा और बढ़ाओ। भारत में प्रतिनिधि विधानसभाओं की स्थापना करने आदि के संबंध में चर्चा हुई। इसके बाद द्वितीय नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1885 में हुई, 25 से 27 दिसंबर 1885 में हुई। इसी समय ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन बंबई में रखा था। इस कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी 28 से 30 दिसंबर के कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हो पाए थे दोस्तों। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था ना 1885 में, वो पढ़ेंगे हम आगे की क्लास में। तो फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब तो इधर बिजी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय नेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो इसलिए वो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। तो ये थी दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि किसके बैनर तले हुई? इंडियन एसोसिएशन के बैनर तले। और देखिए कुछ सभाएं और है, जैसे मद्रास महाजन सभा, जिसकी स्थापना 1884 में हुई। ठीक है, पी रंगिया नायडू इसके अध्यक्ष और वी राघवाचारी आनंद चारलू इसके सचिव थे। यह मद्रास प्रेसिडेंसी की केंद्रीय राजनीतिक संस्था बन गई थी। तो इसकी स्थापना 1884 में हुई। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ना कि निम्न संस्थाओं को उनकी स्थापना के क्रम में जमाइए। अब हमने कितनी संस्थाएं पढ़ ली है दोस्तों, मैं आपको वापस से याद दिला देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने 1838 की संस्था पढ़ी, फिर 1843 में, फिर 1851 में, फिर दादा भाई नौरोजी की संस्था 1866 में। फिर उसके बाद कौन सी संस्था पढ़ी हमने? 1800, फिर इंडियन लीग हमने कंप्लीट कर ली थी, एक सेकेंड, 66 तक हो गई। फिर ये 1870 की पूना सार्वजनिक सभा है ना, फिर इंडियन लीग, फिर 1876 पे आए हम। तो ये देखिए हमने इतनी संस्थाएं हमने पढ़ ली है। 1870, 75, 76 में इंडियन एसोसिएशन बनी। ठीक है, और फिर उसके बाद 1884 में बंगाल महाजन सभा। मद्रास महाजन, सॉरी बंगाल नहीं, मद्रास महाजन सभा ने विधान परिषदों में सुधार, बातें सब वही है। सरकारी ढांचे में परिवर्तन, किसानों की समस्याओं पे निर्णय विचार करो, सम्मेलनों में विचार विमर्श किए। ये जो सभाएं हैं इनकी डेट देख लेना, और कोई खास बातें नहीं, इनके व्यक्तियों के नाम देख लेना। ठीक है, तो ये थी मद्रास महाजन सभा। फिर उसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये 1885 में बनी, बम्बई में इसकी स्थापना हुई।
वही बम्बई के नागरिक वगैरह, ये देखिए काशी काशीनाथ तेलंग हुए, बदरुद्दीन तैयब जी हुए, फिरोज शाह ने इसके निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये नाम भी देख लेना, क्योंकि अब हम स्किप नहीं कर सकते। अब वर्तमान में आरपीएससी के जो पेपर चल रहे हैं, वो कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, क्या बनाएगा, तो हमें माइंड में हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हाँ। और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप निश्चित रूप से रिकॉल करोगे। तो ये 85 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में क्या होता है, जैसे इसका नाम है काशीनाथ त्रेबंक तेलंग, तो कहीं भी कभी एग्जाम में केटी तेलंग भी मिल सकता है शॉर्ट में नाम, है ना। तो दिमाग को एक्टिव रखना है आपको, केटी तेलंग भी मिल सकता है, समझ गए आप, क्योंकि मैंने कई बुक्स में केटी तेलंग पढ़ा है, तो काशीनाथ तेलंग। तो ये थी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और 85 तक हम पहुंच गए हैं। अब उसके बाद अब हम कांग्रेस की स्थापना करेंगे, जो कि नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। मैं एक बार वापस से आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। और क्विक रिवीजन से पहले मैं आपको कहूँगा कि टॉपिक वाइज टेस्ट आप जरूर दें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहाँ पे ये जितने भी टॉपिक है ना आपके सिलेबस में, क्रांति, नेशनलिज्म, जो भी ये एक्टिविटीज़ हुई है, फ्रीडम, पार्टीशन, सोशल, रिलीजियस मूवमेंट, प्रोमिनेंट लीडर, इन सब के टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये टेस्ट जरूर दें, आप प्रैक्टिस करें। ठीक है ना। अब देखिए वापस से स्टार्ट कर देते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, ठीक है, जमींदार वर्ग का संगठन था। उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। फिर उसके बाद दोनों को हमने मर्ज किया और बना ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, दादा भाई नौरोजी वाला। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा 1870। फिर उसके बाद इंडियन लीग 1875। फिर इंडियन एसोसिएशन 1876, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यही बेस है कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो इंडियन एसोसिएशन को आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये 1883 में हुई, द्वितीय 1885 में हुई, है ना। और फिर ये मद्रास मद्रास महाजन सभा 84, और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। अब देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ, मैंने आपको क्या कवर करवाया। 1838 से लेके 1885 तक जितनी भी संस्थाएं थी, ये हमने कवर कर ली। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है ना, अगला सेशन इसी पे रहेगा हमारा। तो कांग्रेस से पहले के जितने भी राजनीतिक संगठन थे, ये हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है ना। अब अगर आपने राष्ट्रवाद कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है, तो अब आप एक काम करें कि राष्ट्रवाद का टेस्ट दें आप एप्लीकेशन पे जाके। फ्री टेस्ट अवेलेबल है, एप्लीकेशन पे जाके राष्ट्रवाद का टेस्ट लगाइए, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और पहले का वीडियो नहीं देखा है तो कपिलांश एकेडमी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर पहले का वीडियो आप जरूर देख लें, ताकि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद विकास के कारण आपको समझ में आएंगे। ठीक है ना। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। थैंक यू सो मच।